नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कल सदन में यानी संसद में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, रहना चाहिए, लेकिन यह भी एक खबर बतानी पड़ती है। 12 दस्तक में बात आज ईमानदार लोगों की होगी, उन ईमानदार लोगों की जो मुश्किल हालात में मुफलिसी के बीच जिंदगी जी रहे हैं और जिन स्थितियों में जी रहे हैं, उन स्थितियों को टटोलते हुए कोई राजनेता इस देश में बताने की स्थिति में नहीं है कि 30 दिसंबर के बाद देश में क्या होगा। तो हम भारत के ईमानदार लोग 30 दिसंबर जहन में रखिए, कैलेंडर देखते रहिए, तारीख दर तारीख स्थितियों को समझते रहिए और इसके बाद जरा सोचने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई अगर आप ही के हाथ में कल सत्ता सौंप दी जाए तो क्या आपके पास कोई रास्ता है मौजूदा वक्त में समाधान की दिशा में जाने का। रिपोर्ट देखिए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट कानूनन अमान्य होगी। लेकिन सवाल ना तो किसी चौराहे का है, ना ही प्रधानमंत्री के वचन का। सवाल है आखिर 30 दिसंबर के बाद देश के सामने रास्ता होगा क्या? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जादू की छड़ी से बनता नहीं है और नोट छापने से लेकर कैशलेस देश की जो परिभाषा बीते 35 दिनों से गढ़ी जा रही है, उसके भीतर का सच यही है। मनरेगा से लेकर देश भर के दिहाड़ी मजदूर जिनकी तादाद 27 करोड़ पार की है, उनकी हथेली खाली है, पेट खाली हो चले हैं। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र जो घर छोड़ हॉस्टल या शहरों में कमरे लेकर पढ़ाई करते हैं, उनकी जिंदगी किताब छोड़ बैंक कतारों में जा सिमटी है। मिड डे मील की खिचड़ी भी अब गांव दर गांव कम हो रही है और दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे भारत की तादाद जो अब तक 19 करोड़ की है, इस कतार में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की तादाद शामिल हो चुकी है। गुरुद्वारों के लंगर में बीते 35 दिनों में 30% से ज्यादा लोगों का इजाफा हो चुका है। यानी कहीं घूम लीजिए, आगरा में गजक बनाने वाला हो या गया का तिलकुट बनाने वाला, या फिर कानपुर में चमड़े का काम करता हुआ शख्स हो, या सोलापुर या सूरत में सूती कपड़े का काम, ठप हर काम हर जगह पड़ा है। पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट में जूट का छिटपुट काम भी ठप है और असम के चाय बगानों से मजदूरों से पहले अब ठेकेदार और बगान मालिक ही मजदूरों को भुगतान के डर से भाग रहे हैं। तो सवाल यह नहीं कि 30 दिसंबर के बाद क्या कोई जादू की छड़ी काम करने लगेगी। सवाल यह है जिस स्थिति में देश नोटबंदी के बाद आ खड़ा हो गया है, उसमें अब रास्ता है कौन सा? क्योंकि नोटों की मांग पूरी न कर पाने के हालात कैशलेस का राग जप रहे हैं और 65% हिंदुस्तान में मोबाइल, इंटरनेट, बिजली संकट है, तो कैशलेस देश होगा कैसे? और कतार में खड़े हर नेता के निशाने पर और कोई नहीं प्रधानमंत्री मोदी का नोटबंदी का निर्णय है। तो क्या इस कतार में किसी भी नेता के पास प्रधानमंत्री के मोदी के नोटबंदी के बाद उभरे हालात से निकलने का कोई रास्ता है? यकीनन रास्ता किसी के पास नहीं। और ये कोई अब समझने को तैयार नहीं कि 30 दिसंबर के बाद पीएम नहीं, देश भी फेल होगा। लेकिन राजनीतिक बिसात आरोपों की, तो निर्णय भी अब घोटाले के अक्स में देखे जा रहे हैं। The people of this country must be sensitized to the fact that this is an assault on the poor. This has broken the back of 45 crore people who depend on a daily wage and a daily income. With a completely thoughtless, meaningless move by the government, and ultimately it may yield no results whatsoever. तो वाकई हालात बिगड़े हैं या बिगड़ रहे हैं? तो कोई भी कह सकता है 30 दिसंबर के बाद रास्ता होना क्या चाहिए, क्योंकि सवाल ना तो देश के सब्र में रहने का है, ना ही सब्र टूटने या एक निर्णय के असफल होने का। सवाल है कि अब निर्णय कोई भी सरकार क्या लेगी, यानी जिसके हाथ में भी सत्ता हो वो क्या निर्णय लेगा। नोटों के छपने का इंतजार रास्ता है नहीं।
कैशलेस होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने तक के वक्त का इंतजार रास्ता है नहीं। बैंकिंग सर्विस के जरिए आम जन तक रोटी की व्यवस्था कराने की सोच संभव है नहीं। लोगों की न्यूनतम जरूरतों को सरकार हाथ में ले नहीं सकती। शहरी गरीब के लिए सरकार के पास काम नहीं है और फैसले पर यू टर्न तो लिया ही नहीं जा सकता, अन्यथा पूरी इकोनॉमी ही ध्वस्त हो जाएगी। तो क्या पहली बार देश उस मुहाने पर जा खड़ा हुआ है जहां आने वाले वक्त में राजनीतिक सत्ता को ही बांधने की व्यवस्था राजनीतिक और संवैधानिक तौर पर कैसे हो, बहस इस पर शुरू होगी। क्योंकि चुनावों की जीत हार से कहीं आगे के हालात देश में बन रहे हैं। असमंजस के हालात देश में किसी को भी आगे ले जाते दिख नहीं रहे। तो ऐसे में हर कोई जानता समझता है कि 30 दिसंबर की तारीख भी कैलेंडर में दर्ज तारीख की तरह आएगी तो जरूर, लेकिन उसके बाद ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान का मतलब ना तो लुटियंस की दिल्ली है, ना ही महानगरों की कतार में रेशमी नगर की तरह छाए हुए चकाचौंध में सिमटे शहर दर शहर। हिंदुस्तान कहां जीता है, कैसे जीता है? दरअसल हमारे रिपोर्टर्स लगातार जहां से खबरें अब लेकर आ रहे हैं वो इसलिए कहीं ना कहीं इस त्रासदी की तरफ ले जा रहे हैं कि 30 दिसंबर के बाद क्या होगा और कतार में खड़े ईमानदार लोग भारत के। आइए तस्वीर देखते हैं और शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। चेक हमारे जब मालिक काम देगा जब तो हम चेक दूंगा। वहाँ जब कंपनी बंद हो गया, मालिक का पैसा खत्म हो गया तो हम लोग को कहाँ से देंगे? वो बुला करके जब पेमेंट दे दिया तो क्या करेंगे यहाँ पर? क्या कहा बुलाने के बाद उसने? कुछ नहीं, कहते हैं कि भाई पेमेंट लोग खाते हैं और जब फैक्ट्री चलेगी तब आना खाते काम करना। बहुत से घर चले गए हैं, कम से कम 100 बंदे काम करते थे यहाँ पे। क्यों चले गए घर? नोटबंदी की वजह से चले गए हैं। हर चीज़ का फर्क पड़ रहा है जी। काम से लेकर पैसे से लेकर हर चीज़ तक परेशानी तो परेशानी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हालात ठीक करने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन जिन किसान मजदूरों की बात आप सुन रहे हैं, मोदी ने खुद को गरीबों का मसीहा करार देते हुए उनके हालात को बदतर ना हो देने का जिक्र भी किया था। लेकिन 35 दिन बाद क्या हुआ, ये सब कुछ आप सुन भी रहे हैं और फिर सुन भी लीजिए। बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है, काम धंधे भी कम हो गए हैं पहले के हिसाब से। सब घर गया। क्यों? अब क्या करने, अब यहाँ काम ही नहीं है तो क्या करेगा? लेबर की तनख्वाह है, ये है, कैश बैंक से नहीं मिल रहा है, तो लेबर की तनख्वाह कहाँ से देंगे? और लेबर आज इतना हमारे पास स्किल नहीं था कि वो चेक से पेमेंट ले लें। लेकिन मुद्दा सिर्फ मजदूरों के दर्द या परेशानी भर का नहीं। मुश्किल तो यह है कि गांव में काम नहीं था तो शहर आ गए। अब शहर में काम नहीं तो गांव इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि वहां जिंदगी और मौत दोनों सस्ती है। असर इसी का दिल्ली में काम कर रहे 15 लाख मजदूरों में से 4 लाख मजदूर लौट चुके हैं। 40 औद्योगिक इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कब्र से छोटी रिहाइश में जिंदगी बरस करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के बादला, बवाना, नरेला, ओखला, वजीरपुर, नारायणा, पटपड़गंज जैसे तमाम इलाकों से हजारों मजदूरों के घरों के भीतर झांक कर कोई देखे तो रोना आ जाए। बादली इलाका है ये। राजधानी में रोहिणी जो है उनमें से सबसे बड़े जो 6 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, बादली उनमें से एक इलाका है। काफ़ी इंडस्ट्रीज है और हज़ारों लोग यूपी, बिहार, बंगाल और तमाम देश के कोने कोने से, उड़ीसा से लोग यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो मजदूर तो आते ही होंगे चाय पीने के? मजदूर कुछ नहीं आता, पैसे नहीं है तो कहाँ से आएगा? कह रहा पैसे नहीं है, कोई पैसा नहीं है। यहाँ जो हम 20 किलो दूध लगाते हैं वो हम 5 किलो 6 किलो दूध लगा रहे हैं। और दिल्ली से सटे मसूरी, गुलावटी इंडस्ट्रियल इलाके में 4000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और वहां भी मजदूर काम करने के लिए दरवाजे दर दरवाजे भटक तो रहा है, लेकिन काम नहीं मिल रहा क्योंकि उसी काम के एवज में देने के लिए नकदी किसी के पास नहीं। मजदूर समझ नहीं पा रहा, गांव लौटेंगे तो खाएंगे क्या और महानगर में रहेंगे तो जिएंगे कैसे। नोटबंदी के बाद से जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ लेबर को सैलरी वगैरह उस कैश में ही दी जाती थी और उसकी वजह से बहुत सी फैक्ट्रीज बंद भी हो रही हैं। हम ऐसे ही मसूरी गुलावटी इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है ये देखो लगभग बता रहे हैं कि नोट अगर ऐसी व्यवस्था रही तो कुछ बंद भी रह सकती है। पूरी फैक्ट्री फुल पड़ी हुई है, कोई प्रोडक्ट नहीं जा रहा हमारे यहाँ से। लेबर आपके पास कितनी? 90 लेबर थी, 45 वर्कर रह गए कुल।
हालात बद से बदतर हैं क्या? मसला सिर्फ दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों का नहीं है। 2005 में याद कीजिए, मनरेगा जब लेकर आया गया तो कहा गया देश में करोड़ों लोगों के हाथ में रोजगार होगा, 100 दिन सरकार तो काम दे ही देगी। लेकिन किसे पता था मौजूदा वक्त में इस देश में 5.5 करोड़ के तकरीबन मनरेगा से जुड़े मजदूरों के सामने भी 2 जून की रोटी का सवाल काम न मिलने से पैदा हो चला है। तो आइए शहर दर शहर घुमा गांव लिए चलते हैं आपको। यह है होशंगाबाद के पावर खेड़ा की सरोजबाई। 45 बरस की सरोजबाई के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है, लेकिन जॉब कार्ड इन दिनों पुराने नोट सा रद्दी का टुकड़ा हो चला है क्योंकि काम बंद है। पावर खेड़ा पंचायत को यूं भी बीते 8-9 महीने से मनरेगा का कोई काम मिला नहीं, लेकिन नोटबंदी ने तो हर आस खत्म ही कर दी। नतीजा, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है, जैसे तैसे गुजारा चल जाता है। कि नोटबंदी हुई जब से काम नहीं मिल रहा है और बर्तन मांज रहे हैं। अभी कैसे गुजारा करते हैं आप? बर्तन मांज के गुजारा कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ सरोजबाई या होशंगाबाद भर का नहीं है। झारखंड के खूंटी जिले के मनरेगा मजदूर जगन्नाथ उरांव से ही मिल लीजिए। मनरेगा के तहत जिले में कोई काम है ही नहीं, पेट भरने के लिए कुली का काम करना पड़ रहा है। और काम नहीं, यह एक सच है, और काम की उम्मीद हो यह दूसरा सच है, क्योंकि काम की उम्मीद है ही नहीं। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी यही हाल। कई मजदूरों के घर चूल्हा जले कैसे, संकट है। सिर पर हाथ रखकर बैठे शोभनाथ का हाल कहीं ज्यादा बुरा है। 1-2 महीना से मैं बेरोजगार है। जब ले नोट बंद हुई तो और बेरोजगार हो गई मैं एकदम। एक पैसा के नस्तमान में नहीं। तो सवाल एक शोभनाथ भर का नहीं, सवाल तो यह है कि मनरेगा के तहत देश में करोड़ों मजदूरों को काम मिलता है, या कहें करोड़ों नागरिकों को काम मिलता है। लेकिन 8 नवंबर को हुई नोटबंदी ने सारा खेल ही उलट दिया। हाजीपुर में मनरेगा मजदूर इस बात से परेशान है, कोई बताने वाला ही नहीं कि आगे होगा क्या। 8 नवंबर से काम हम लोगों को नहीं मिला है नोटबंदी के बाद, और हम लोगों के बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, बेहाल हैं। ऐसे ही बैठे उठे रहते हैं। कहीं काम मिलता है तो खेत बाड़ी में तो जाते हैं तो करते हैं, नहीं तो बैठ रहता है। और छत्तीसगढ़ की तो 2.5 करोड़ की आबादी में से 56 लाख की संख्या उन जॉब कार्ड होल्डर मजदूरों की है जो मनरेगा के तहत काम करते हैं। लेकिन अब नोटबंदी ने ऐसी मार मारी कि रोजगार के लाले पड़ गए। घर तो वैसे ही लौट खोद के चल रहा है, पैसा चौड़ी नहीं मिल रहा है, पूरा काम बंद है। अब ये तो गलत बात है छोटे आदमी के लिए। बड़े लोग कुछ भी करे, हम लोग के लिए बहुत परेशानी आ रही है बात। दरअसल नोटबंदी ने मनरेगा मजदूरों की रीढ़ तोड़ दी है, और आलम यह है कि मनरेगा के तहत अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में यानी नोटबंदी के बाद 23% रोजगार घट गया है। और बीते बरस नवंबर की तुलना में तो इस बार मनरेगा में 55% रोजगार कम हो गया है। और ये हाल अभी का है, और इससे पहले मनरेगा का सच भी यही कि 2015-16 में कुल 5 करोड़ 35 हजार परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की, लेकिन सरकार सिर्फ 4 करोड़ 82 लाख परिवारों को ही रोजगार दे सकी। यानी 9.9% परिवारों को तब भी काम नहीं मिला, और ये तादाद बढ़ती जा रही है, और सरकार सिर्फ 100 दिन का ही काम मनरेगा के तहत देती है। तो सवाल यह है कि हालात बिगड़े हैं तो पैसा नहीं है, पैसे नहीं है तो काम दे कौन? और देश के करोड़ों मजदूरों के पास अगर काम नहीं तो फिर वो करे क्या? खाली पेट जी नहीं सकते, और आने वाले वक्त में क्या ये माहौल किसी ऐसी स्थिति में तो लाकर खड़ा नहीं कर देगा जहां मुश्किल होगी? जवाब किसी के पास नहीं। अलबत्ता दिल्ली से सरकार सिर्फ देख रही है, या रास्ता उसके पास है। इंतजार कीजिए, 30 दिसंबर आने वाला है। और कल प्रधानमंत्री संसद में होंगे, सदन में होंगे, तो इंतजार कीजिए, हो सकता है वहां कोई सहमति बने। क्योंकि जिक्र हम जब बार बार कर रहे हैं हम भारत के ईमानदार लोग, तो एक सवाल यह भी होता है कि ईमानदारों की कतार तो हमने देख ली, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में सत्ता में कल जो थे वो दागदार थे। मौजूदा वक्त में जो सत्ता है वो दागदार हो जाएं, इसको लेकर सियासत भी चल पड़ी है। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। करोड़ रुपया है, लाख करोड़ का रुपया है, लाखों करोड़ का। क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। How does anyone get 34 crore worth of 2,000 rupees?
This is the biggest scam of the year. तो हर निशाने पर नोटबंदी का निर्णय और हर किसी की निगाहों में प्रधानमंत्री मोदी। तो क्या घोटालों की जो फेरिस्त मनमोहन सरकार के दामन को दागदार बनाती चली गई, सत्ता के उसी दामन को अभी तक मोदी सरकार बचाई रही और यही मौजूदा दौर में सबसे बड़ी उपलब्धि है? या फिर चाहे अनचाहे देश की इकोनॉमी जो अभी तक क्रोनी कैपिटलिज्म या हवाला के खेल में आवारा पूंजी के जरिए मस्त थी, उसकी परतों को नोटबंदी ने ही उखाड़ना शुरू कर दिया है। इसीलिए या फिर मोदी सरकार को एक अदद घोटाले में लपेटने के लिए अब मोदी मंत्रिमंडल के रिजिजू फंस चुके हैं या फांस दिए गए हैं। इतर पहली बार मोदी सरकार के दामन पर पहला दाग रिजिजू का है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में करप्शन पर चीफ विजिलेंस ऑफिसर सतीश वर्मा की रिपोर्ट को ही देखें तो उसमें नेपको के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर समेत टॉप पोस्ट पर बैठे कई अफसरों को करप्शन के लिए जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में रिजिजू के चचेरे भाई और कॉन्ट्रैक्टर गोबाई रिजिजू का भी नाम है और मोदी मंत्रिमंडल के रिजिजू पर आरोप है कि किरण रिजिजू ने पावर मिनिस्ट्री को गोबाई का फंड रिलीज करने के लिए आधिकारिक तौर पर लेटर लिखा, लेकिन रिजिजू इसे सुनकर गुस्से में आ गए। आपने चिट्ठी लिखी थी। Who has planted this news to help your own people is corruption? सर आपने लेटर नहीं लिखा? अभी चिट्ठी लिखेंगे। आपने लिखा था लेटर? ये जो ये न्यूज प्लांट कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। लोगों का सेवा करना करप्शन होता है क्या? तो गुस्सा जो भी हो, रिजिजू का दावा है खबर प्लांट की गई, लेकिन इस मोड़ पर सवाल दो है। सिस्टम जब भ्रष्टाचार की शक्ल अख्तियार कर चुका हो तो कोई भी अनियमितता आर्थिक घोटाला होगी। मुनाफे के आधार पर ही जब भ्रष्टाचार टिका हो तो फिर घोटाले शब्द से बिना कोई काम किए ही बचा जा सकता है। और शायद इसीलिए ये सवाल है कि क्रोनी कैपिटलिज्म हिंदुस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। हवाला के जरिए आवारा पूंजी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में मुनाफा कमाने का जरिया बन गई। एक कदम और आगे बढ़ाइए, सुप्रीम कोर्ट में कल लोकपाल को लेकर भी बहस होने वाली है। लोकपाल का मतलब क्या और लोकपाल क्यों नहीं, ये सवाल मुश्किल में हर किसी को डाल सकता है। संसद के बाहर अन्ना के जन लोकपाल आंदोलन का ही असर हुआ कि 3 बरस पहले दिसंबर 2013 को संसद ने लोकपाल विधेयक पर मुहर लगा दी और सड़क पर आंदोलन और संसद में मुहर के बीच 11 अप्रैल 2011 को बतौर गुजरात सीएम मोदी ने लोकपाल की नियुक्ति के समर्थन में अन्ना को खुला पत्र लिखा। लेकिन संयोग ऐसा, मोदी सरकार के आने के बाद 2.5 बरस बीत चुके हैं, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति हुई नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से पूछ रही है, लोकपाल की नियुक्ति करते क्यों नहीं? यानी नोटबंदी के जरिए ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन का सवाल उठाया और करप्शन के सवाल को लेकर लोकपाल की नियुक्ति से और किसी ने नहीं सीएम रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ा, संसद ने जोड़ा, आंदोलन ने जोड़ा, तो ऐसे में सत्ता पर बैठे सत्ताधारियों को भी लोकपाल के दायरे में लाने पर सहमति के साथ 3 बरस पहले संसद की मुहर लगने के बाद भी अभी तक नियुक्ति हुई क्यों नहीं? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह नोटबंदी को भी विपक्ष का हर नेता घोटाला बता रहा है, तो फिर आने वाले वक्त में जांच करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट कल यानी 14 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई भी करने वाली है और सरकार का अभी तक तर्क तो यही रहा कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए विपक्ष का नेता होना चाहिए, जो मौजूदा वक्त में संसद में कोई है ही नहीं। तो 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति के कानून में संशोधन करने को भी कहा था और अब कल सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या देंगे, हर कोई उसे सुनने के लिए ही बेचैन है, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था संसदीय कमेटी के सामने मामला भेजिए और लोकपाल की नियुक्ति में संशोधन कीजिए। यानी पूरी प्रक्रिया साफ संकेत देती है लोकपाल की नियुक्ति यूं जल्द होगी नहीं। यानी सत्ता पर निगरानी रखने के लिए देश में कौन सी एजेंसी है, यह भी सवाल है, क्योंकि देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई डायरेक्टर की अंतरिम नियुक्ति का मसला भी सुप्रीम कोर्ट में ही जा फंसा है, जिसकी सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। यानी सत्ता करप्ट होती है तो फिर वो बेलगाम होती है, क्योंकि याद कीजिए 15 अगस्त 2015 पुण्यतिथि है स्मिता पाटिल की। एक गीत सुनाते हैं उन्हीं का।